चलिए, प्रेयर हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम सभी मेन टॉपिक को शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे तमाम मैनेजमेंट टीम का और साथ ही साथ हमारी कंपनी के रिस्पेक्टेड एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर का, हमारे वन ऑफ द टॉप लीडर मिस्टर रामवीर सर का और तमाम लीडर्स तमाम एसोसिएट्स का भी धन्यवाद और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप सभी मेंबर्स का धन्यवाद कि वापस से आप लोगों ने अपना जो कीमती समय है वो आयुर्वेदा के लिए और हेल्थ के लिए निकाला है। तो दोस्तों हमारा जो चौथा सेशन होने वाला है, ये बहुत लंबा तो नहीं चलेगा क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो काम के प्रोडक्ट होने वाले हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को आज हम सीखेंगे और प्रोडक्ट के जो भी हाईलाइट होते हैं, मानिए जो इनके जो इंग्रेडिएंट होंगे उनके बारे में जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा, आपको जो जरूरी पॉइंट्स लगे उनमें से उसको प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, जिस प्रोडक्ट का नाम है वायरल डॉग प्रवाही वात। तो वायरल डॉग नाम से आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली वायरल इन्फेक्शन में काम आने वाला प्रोडक्ट है। और आईसीएमआर ने पहले बताया था कि भारत में हर साल लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोगों में वायरल इन्फेक्शन की समस्या देखी जाती है। हर साल कितने पेशेंट मिलते हैं भारत में? 5 करोड़ से ज्यादा। ये वैसे पेशेंट है जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, इनमें उनका काउंट तो है ही नहीं जो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। अगर उनको भी हम काउंट करना शुरू कर दे तो आपको पता चलेगा ये जो आंकड़े हैं ये कभी कभी डबल या ट्रिपल भी हो सकते हैं। 5 करोड़ का जो ऑफिशियल आंकड़ा है ये दुगुना या तिगुना भी हो सकता है। तो इतने सारे लोगों में सालाना वायरल इन्फेक्शन की समस्या देखी जाती है भारत देश में। अब ये जो वायरल इन्फेक्शन है इसमें होता क्या है हमारे शरीर के अंदर, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वायरल इन्फेक्शन में बेसिकली मैं आपको एकदम आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। वायरल इन्फेक्शन में होता क्या है कि कोई वायरस जब हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो हमारे शरीर का ओजस और हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, माने डैमेज होना शुरू हो जाता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इम्यूनिटी के बारे में यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में तो पता होगा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ओजस के बारे में भी मालूम हो। तो पहले हम ओजस को समझ लेते हैं, फिर हम प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। ओजस क्या है? ओजस का जब हमारे ओजस पे अटैक होता है तो हमारे बॉडी में क्या समस्या हो सकती है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, जब भी कोई वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो हमारे बॉडी का ओजस और इम्यूनिटी कोलैप्स करना शुरू हो जाता है। तो ये ओजस क्या है इसको समझने के लिए पहले हमें अपने शरीर को समझना होगा आयुर्वेदा के अनुसार। तो देखिए, हम बॉडी को समझेंगे मोबाइल के एग्जांपल से, ठीक है। अब जब फैक्ट्री में कोई भी फैक्ट्री में जब फोन बनता हो, जब मोबाइल फोन बनता हो, तो मोबाइल फोन बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर चाहिए ना, माने ये जो बैक पैनल है, ये जो कैमरा है, ये जो स्क्रीन है, ये जो स्पीकर है, ये सभी क्या है? मोबाइल फोन के हार्डवेयर है। तो वैसे ही कुदरत ने जब हमारे शरीर का निर्माण करा था तो सबसे पहले उसने हमारे शरीर में हार्डवेयर लगाया है जिसको हम सप्त धातु कहते हैं। मैंने पिछले सेशंस में भी सप्त धातु के बारे में बताया कि जब हमारे शरीर का निर्माण होता है तो हमारे शरीर के हार्डवेयर को हम सप्त धातु कह सकते हैं। ये सप्त धातु कौन कौन से हैं, एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आता है रस धातु जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, फिर रक्त धातु जिसको हम ब्लड कहते हैं, फिर मेद धातु जो हमारे हेल्दी फैट है, फिर ममसा धातु जो हमारे मसल्स हैं, फिर अस्थि धातु जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं, फिर मज्जा धातु जो बोन मैरो नर्वस सिस्टम वाले पार्ट्स हैं हमारे, और इसके बाद में आता है शुक्र धातु जो कि फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पुरुषों में स्पर्म, महिलाओं में ओवम। तो ये जो सप्त धातु है ये बेसिकली हमारे शरीर का हार्डवेयर है, माने हमारे शरीर का एक स्ट्रक्चर सप्त धातु से तैयार हो गया। लेकिन आप लोग मुझे एक चीज बताइए, क्या
मोबाइल फ़ोन का जब निर्माण होता है, तो मोबाइल फ़ोन में खाली हार्डवेयर लगाने से फ़ोन काम करेगा? या इसमें सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करना होगा? सॉफ्टवेयर को भी तो इंस्टॉल करना होगा ना फ़ोन में। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी कुदरत ने 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं, जिस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं त्रिदोष, वात, पित्त और कफ। अगर ये तीनों सॉफ्टवेयर बैलेंस रहते हैं, माने हमारे त्रिदोष अगर बैलेंस रहते हैं, तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर हमारे 3 में से एक भी दोष फ्लक्चुएट होता है, तो अनेकों बीमारियाँ हमारे शरीर में देखी जाती हैं। तो ये त्रिदोष जो है बेसिकली हमारे बॉडी का सॉफ्टवेयर है। तो जैसे हमारे बॉडी का हार्डवेयर हो गया सप्तधातु, हमारे बॉडी का सॉफ्टवेयर हो गया त्रिदोष, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर बैटरी भी लगा हुआ है। जैसे मोबाइल को ऑन करने के लिए बैटरी चाहिए ना, तो हमारे शरीर को चलाने के लिए भी कुदरत ने एक बैटरी लगा के हमें भेजा है। उस बैटरी को ही कहते हैं ओजस। आयुर्वेदा में ओजस को शरीर का सबसे अंतिम और सबसे शुद्ध रस भी कहा गया है। अब ये जो ओजस है, इस ओजस की वजह से ही हमारे शरीर में जो है वो जान है। माने हमारे दिमाग, हमारी बॉडी अगर ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है ओजस का बैलेंस होना। अगर ओजस में कमी आती है, तो मेंटल फटीग और फिजिकल फटीग की समस्या देखी जाती है, जिसको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं, जहाँ पे आप इंसान मानसिक और शारीरिक तौर पे थका हुआ महसूस करता है। ये ओजस डैमेज होने की वजह से ही हो रहा है। तो जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करता है, तो हमारे शरीर का सर आवाज में कुछ खराबी आ रही है जस्ट सेकंड। वॉइस मेरी क्लियर नहीं है, प्लीज एक बार जल्दी जल्दी आप लोग चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार यहाँ से। वॉइस मेरी क्लियर है? बराबर है। ओके ओके। कुछ लोगों को क्लियर नहीं आ रही, अगेन मैं वही बोलूंगा कि आप लोग ईयरफोन का इस्तेमाल करें या फिर नेटवर्क में जाकर एक बार रिजॉइन कर लेना, ठीक है? तो ये जो ओजस है ना दोस्तों, ये बेसिकली क्या है, हमारे शरीर का बैटरी है जिससे हमारा शरीर चल रहा है। अब जब वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करता है ना, तो वायरस सबसे पहले हमारे ओजस को कोलैप्स कर देता है। माने हमारा जो बैटरी है ना शरीर का, वो डैमेज होना शुरू होता है। अब बैटरी जब शरीर का डैमेज हो जाएगा, तो क्या शरीर ठीक से चलेगा? नहीं चलेगा। माने एनर्जी की बराबर कमी होती है, मानसिक और शारीरिक रूप से। तो ये जो हमने वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ बनाया है, ये एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो कि वायरस के लोड को कम करता है, दूसरा हमारे इम्यूनिटी को सपोर्ट देता है, और तीसरा ओजस को मजबूत करता है। कैसे काम करेगा, एक दो एग्जांपल्स हम जड़ी बूटियों के माध्यम से लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमने ऐड करा है कालमेघ। कालमेघ एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि वायरस के लोड को कम कर देती है और हमारे ओजस को मजबूत करने में हमारे बॉडी को सपोर्ट देती है। कालमेघ का क्या काम है? सबसे पहले तो ये वायरस के लोड को कम कर देती है, माने जो वायरस का अटैक हमारे बॉडी पे हुआ है उसके लोड को कम करना शुरू कर देती है। दूसरा, हमारे बॉडी को सपोर्ट देती है ताकि हमारा जो बॉडी है हमारे ओजस को मजबूत कर पाए। इसके बाद से हमने ऐड करा है गिलोय। देखिए गिलोय को आयुर्वेदा में तो अमृत का भी दर्जा दिया गया है। अब ये गिलोय यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे इम्यूनिटी के लिए इसमें हमने ऐड करा, माने हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट देता है। तो इम्यूनिटी के बारे में यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में आगे जानने से पहले एक छोटा सा मैं सवाल पूछता हूँ। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को जितना ज्यादा बढ़ा दें उतना ज्यादा बेहतर होगा? कितने लोगों को लगता है? अगर लगता है तो यस, नहीं लगता है तो नो भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? मैंने चैट बॉक्स ऑन किया हुआ है। यस 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 ओके, ठीक है ठीक है। किसी ने यस लिखा है, किसी ने नो लिखा है। अच्छा, यस लिखा है वो तो मुझे समझ में आ रहा है। जिन्होंने नो लिखा है उन्होंने नो क्यों लिखा है एक बार मुझे बताएंगे प्लीज चैट बॉक्स में? बहुत अच्छा, एक दो लोगों ने तो आंसर भी दे दिया। चलो, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो आंसर फाइनली मुझे मिल गया। बैलेंस करना जरूरी है, ये मैं अपने हर ट्रेनिंग में बताता हूँ।
आप लोगों ने आज तक ये नहीं सुना होगा कि गौरव सर कहते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते रहो, बढ़ाते रहो। नहीं, मैं कहता हूँ इम्यूनिटी को बैलेंस करो। अब बैलेंस करने से क्या फायदा होगा, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, हम सभी को पता है कि हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अगर वो अपने बैलेंस लाइन से नीचे चला जाए तो सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या होगी, ये हम सभी को पता है। बट अगर हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अपने बैलेंस लाइन से बहुत ऊपर चला जाए तो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की समस्या हो सकती है। माने जो हमारा इम्यूनिटी है ना, हमारे शरीर का ही दुश्मन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी के जॉइंट में कोई समस्या है और उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई, तो उसका इम्यूनिटी उस जॉइंट पेन को अपना दोस्त बना के इतना ज्यादा उस दर्द को बढ़ा देगा, उसके हड्डियों को इतना ज्यादा खराब कर देगा कि उस व्यक्ति को रेमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। अगर किसी को नॉर्मल खांसी है और उसका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हाई चला गया है, तो वो इम्यून सिस्टम उस खांसी को अपना दोस्त बना के उस खांसी को इतना ज्यादा बढ़ा के इतना ज्यादा बिगाड़ देगा कि हो सकता है उसे फ्यूचर में अस्थमा की भी समस्या हो जाए। वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे डायबिटीज टाइप 1, वर्टिलिगो, एड्स, ये सभी क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का दुश्मन हो जाता है। स्किन सोराइसिस, ये सभी ऑटो इम्यून डिजीज है। तो यहाँ पे इम्यूनिटी को बैलेंस करना जरूरी है। अब गिलोय यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, तो देखिए, जब गिलोय हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से लेते हैं तो गिलोय हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस कर देता है। माने जितना इम्यूनिटी गौरव सर के बॉडी में चाहिए उतना इम्यूनिटी ही गिलोय ला के देगा। जितना इम्यूनिटी कमलेश सर को चाहिए उतना इम्यूनिटी ही गिलोय ला के देगा। जितना इम्यूनिटी रामवीर सर को चाहिए उतना इम्यूनिटी भी गिलोय ला के देगा। माने चीजों को बैलेंस कर देगा। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर, जो कि गिलोय के अंदर पाई जाती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि गिलोय हमने क्यों डाला है इसके अंदर। इसके बाद से हमने डाला हुआ है तुलसी और मुलेठी। ये तुलसी और मुलेठी का क्या रोल है इसको भी समझना है। सर आपकी वॉइस की आवाज क्लियर नहीं है। ये वॉइस की क्या दिक्कत आ रही है, एक बार प्लीज। आवाज में वाइब्रेशंस है। ओके ओके, मैं एक बार चेक करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अब मेरी वॉइस पहले से ज्यादा बेटर है, एक बार प्लीज बताइए आप लोग। अब मेरी वॉइस पहले से ज्यादा बेटर है। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। क्लियर आ रही है? ओके सर, ओके ओके, एकदम बढ़िया क्लियर है। ठीक है। अच्छा देखिए, थोड़ी सी अगर वॉइस की दिक्कत आ भी रही होगी ना किसी इंसान को, तो प्लीज थोड़ा मैनेज कीजिए। ये कभी कभी रूम में कोई दिक्कत आ जाती है, इसमें मेरा कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा मैनेज हमें करना पड़ेगा मिलके, ठीक है। अभी चलिए, अभी हम फोकस करते हैं, वरना प्रोडक्ट्स रह जाएंगे। प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं। तो हमने तुलसी और मुलेठी क्यों ऐड करा है, ये हमारे लंग्स के कैपेसिटी को बढ़ाएगा। अब कोविड के समय, कोरोना वायरस के समय, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते थे कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ आ रही है। देखिए, जब कोई वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करता है ना, तो कभी कभी हमारे जो फेफड़े हैं ना, वो कमजोर होकर सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे फेफड़ों को खोलना बहुत जरूरी है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने तुलसी और मुलेठी ऐड करा है। और लास्ट में हमने नीम ऐड करा है। नीम क्या करेगा, ये हमारे शरीर को साफ करेगा। माने जो वायरस की वजह से हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो रखे हैं, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। अब वायरल डॉग का डोज कितना रखें, तो एडल्ट को हम 20 ml वायरल डॉग
1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार देंगे और बच्चों को 8 से 10 एमएल तक आप आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार दें, ठीक है? अब इसके बाद से एक चीज़ का ध्यान और देना है यहाँ पे, ये जो जस्ट अ सेकंड, ओके, मैं एक बार माइक चेंज कर रहा हूँ, मुझे जस्ट 5 सेकंड का आप लोग समय दें, मैं माइक को चेंज कर रहा हूँ। आई गेस अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है? अभी मैंने माइक को एक्सटर्नल माइक को हटा के मैंने एक इंटरनल माइक लगा दिया, चलिए ठीक है। अब प्रोडक्ट कितने समय तक लेना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए प्रोडक्ट कभी भी मिनिमम आप लोग 2.5 से 3 हफ्ते का एक प्रोटोकॉल नोट डाउन कीजिए। हो सकता है जो रिलीफ है वो आपको 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते में ही मिल जाए, ठीक है? लेकिन 1 से 1.5 हफ्ते बाद रिलीफ अगर मिल गया है, स्टिल हमें प्रोडक्ट थोड़ा-सा ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू रखना है, ताकि जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स वगैरह है ना, वो भी क्लियर होने शुरू हो जाए, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और खाने-पीने में परहेज़ जो हम नॉर्मल खाँसी वगैरह में परहेज़ रखते हैं, वही परहेज़ हमें इस समय भी रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे फ़ीवर डॉग पे। वायरल डॉग स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस में काम आता था। फ़ीवर डॉग बुखार में काम आता है। मानिए जिनको फ्लू की समस्या हो गई, सीज़नल फ्लू की समस्या हो जाती है, वायरल की समस्या हो रही है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से, जिसकी वजह से शरीर कमज़ोर हो रहा है, वहाँ पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। अब आईसीएमआर ने बताया था कि भारत में 40% से ज़्यादा लोग अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उनका रीज़न क्या है? उनका रीज़न है सीज़नल फ्लू। मान लीजिए भारत में अगर 100 लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो 100 में से 40 लोग हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? सीज़नल फ्लू की वजह से। जैसे कोई व्यक्ति है, हमने देखा है कि अक्सर वो हर मौसम में बीमार हो जाता है। सर्दी का मौसम में बीमार हो गया, सर्दी से जब गर्मी का मौसम आएगा तो बीमार होगा, गर्मी से जब बरसात का मौसम आएगा तो फिर बीमार हो जाएगा। बरसात से वापस से जब सर्दी का मौसम आएगा वापस से बीमार हो गया। तो ये साइकिल चलते रहता है। अब ये जो सीज़नल फ्लू है, यहाँ पे जब तबीयत हमारी खराब होती है, जब कमज़ोरी आ जाती है हमारी बॉडी में, तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट काम करेगा। कैसे काम करेगा? आइए जानते हैं और उसके पहले हम ये भी जानेंगे कि बुखार आखिर है क्या? और बुखार में हमारे शरीर का तापमान क्यों बढ़ता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमने प्रोडक्ट लगाया है, फ़ीबोडॉक, इसके अंदर कौन-कौन सी इंग्रीडिएंट है, ये बुखार में कैसे काम करेगा और बुखार होता क्यों है, पहले वो जान लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैं अभी बैठकर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है? एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे कोई हार्मफुल बैक्टीरिया घूमते-घूमते मेरे नाक के माध्यम से, मेरे मुँह के माध्यम से मेरे शरीर में चला गया। अब वो बैक्टीरिया जैसे ही मेरे शरीर में जाएगा ना, तो मेरे शरीर में एक पुलिस ऑफ़िसर मौजूद है, जिस पुलिस ऑफ़िसर को हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। ये डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? पहले उस बैक्टीरिया को पहचानेगा। अगर वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो डब्ल्यूबीसी तुरंत अलर्ट हो जाएगा। अलर्ट होने के बाद डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? वो हमारे ब्रेन से बोलेगा कि सुनो, शरीर के अंदर एक बैक्टीरिया घुस चुका है जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो मुझे इस बैक्टीरिया को मारना है। और इस बैक्टीरिया को मारने के लिए ब्रेन से डब्ल्यूबीसी कहता है कि तुम अपने टेम्परेचर को बढ़ा दो। जैसे-जैसे दिमाग टेम्परेचर को बढ़ाता है, माने शरीर जो हमारा ब्रेन है, हमारे बॉडी के तापमान को बढ़ाता है, वैसे-वैसे वो बैक्टीरिया जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और डब्ल्यूबीसी और बैक्टीरिया में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी चीज़ को फ़ीवर कहते हैं। जहाँ पे शरीर अपना तापमान बढ़ा रहा है, शरीर अगर तापमान बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर जो है वो उस बैक्टीरिया या उस वायरस को कमज़ोर कर रहा है। अब
आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा कि बुखार आखिर होता क्यों है, बुखार में हमारा बॉडी गर्म क्यों हो जाता है। तो मुझे ये लिख कर बताएं आप लोग, अगर किसी को फीवर की समस्या हो रही है और फीवर में अगर तापमान बढ़ रहा है, तो वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है। अगर अच्छी चीज है तो यस लिखिए, बुरी चीज है तो नो भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं चैट बॉक्स ओपन कर। ओके, अच्छी चीज है, बिल्कुल सही, आप लोग समझ गए बुखार आखिर होती क्यों है। अब आज हमने क्या जाना कि बुखार में अगर शरीर का तापमान बढ़ता है तो वो अच्छी चीज है। हमें बचपन से क्या सिखाया गया है कि देखो जी, बुखार में जैसे ही टेम्परेचर बढ़े वैसे ही टैबलेट खा लो, टेम्परेचर को कम करो, इस पे फोकस नहीं करना है हमें। हमारे शरीर में इतनी सारी कैपेसिटी है कि हमारा जो शरीर है वो खुद ही बुखार को बढ़ा के खुद ही घटा भी लेता है। लेकिन ये बुखार अच्छी चीज कब है, 48 घंटों तक। माने 2 दिनों में अगर शरीर का तापमान वापस से सामान्य हो जाता है, तो आप ये मान लीजिए कि शरीर ने खुद ही उस बैक्टीरिया और वायरस से लड़ाई करके हमारे बॉडी को ठीक कर दिया। लेकिन अगर 48 घंटे बीत गए और तापमान कम नहीं होता है या तापमान फ्लक्चुएट होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो फिर आप ये मानिए कि अब हमारे शरीर में नुकसान की समस्या आ सकती है। माने अब हमारा जो शरीर है वो अनहेल्दी हो सकता है, बीमार हो सकता है ज्यादा। अब हम क्या करेंगे, अपने बॉडी को कुदरती तौर पे सपोर्ट देंगे। कुदरती तौर पे सपोर्ट देने के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर के WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को और मजबूत करना होगा। WBC को मजबूत करने के लिए अगेन हमने गिलोय ऐड करा है। गिलोय के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को और भी ज्यादा मजबूत करती है। इसके बाद से हमने ऐड करा है इसके अंदर परपटक। परपटक का क्या काम है, ये हमारे शरीर में जाके उस बैक्टीरिया को कमजोर करना शुरू कर देती है। जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में है जिसने हमारे शरीर को परेशान कर रखा है, परपटक उस बैक्टीरिया को कमजोर करके फीवर से हमें रिलीफ दिलाती है। माने हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करती है। ठीक है, इसके बाद से हमने ऐड करा है तुलसी और मुलेठी। तुलसी और मुलेठी का क्या काम है, ये हमने वायरल डॉक में भी देख लिया था, तो इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है मूस्टा। मूस्टा यहाँ पे क्या करेगा, जो लोग हर मौसम में बीमार हो जाते हैं वैसे लोगों के लिए मूस्टा बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, क्योंकि मूस्टा के अंदर कंपाउंड होते हैं जिसको हम एंटी फीवर भी कह सकते हैं। ये जो एंटी फीवर प्रॉपर्टीज है ना, ये बेसिकली होता क्या है, जो लोग हर मौसम में बीमार पड़ जाते हैं, मूस्टा उनके बॉडी को कुछ इस प्रकार मजबूत कर देता है कि हमें मौसमी बुखार की समस्या ना के बराबर होती है। माने अब हमारा बॉडी हर मौसम में जाने के लिए एडॉप्ट कर लेता है खुद को। ठीक है, सो ये जो फीबोडॉक है ये एक टॉनिक है, और टॉनिक के बारे में बताया गया है आयुर्वेदा में, सभी लोग जानते भी होंगे। इस टॉनिक हम बीमार व्यक्ति को भी देते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को भी देते हैं। तो अगर आप बीमार हैं, बुखार की समस्या है, तो आप इस टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे 20 ml खाने के बाद दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ। लेकिन अगर आप बीमार नहीं, आप हेल्थी हैं, तो भी आप साल में कम से कम 1 से 2 बार, माने 1 से 2 साइकिल फीबोडॉक का जरूर यूज कर सकते हैं। ठीक है, डोज हमारा सिमिलर रहेगा, जो डोज हमने वायरल डॉग में देखा था वो सेम डोज हम टीबोडॉक में भी लिखेंगे। जो परहेज, जो साइकिल हम वायरल डॉग में फॉलो करते हैं, वो सभी परहेज, वो सभी साइकिल हम टीबोडॉक में भी फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे मेटाडॉक सिरप पे। हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाला ये प्रोडक्ट है। अब मेटाबॉलिज्म के बारे में मैं बताऊं तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली खाने के पचाने की क्रिया को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। माने जो हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे शरीर में पचता कैसे है, एब्जॉर्ब कैसे होता है, इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब ये मेटाबॉलिज्म है क्या, थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, हमारे शरीर के पाचन तंत्र के दो छोटे छोटे बायोकेमिकल रिएक्शन को मिलाकर मेटाबॉलिज्म तैयार होता है। पहले वाले बायोकेमिकल रिएक्शन को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ, जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, आप रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, दाल खाते हो, चावल, दूध, दही, जो भी आप खाना खा रहे हैं, वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है। ठीक है,
छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और उस खाने से तैयार होता है न्यूट्रिएंट्स। खाना हमने खाया, खाना हमारे शरीर में गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा और खाने से क्या तैयार हुआ? न्यूट्रिएंट्स तैयार हुआ। इस प्रोसेस को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। पहला प्रोसेस कंप्लीट। अब यहाँ से दूसरा प्रोसेस शुरू होगा। दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, जो खाना हमारे शरीर में टूट चुका है, न्यूट्रिएंट्स जो तैयार हो गए हमारे शरीर के अंदर, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के सप्त धातु में जाके जुड़ जाते हैं। माने हमारे ब्लड में जुड़ते हैं, हमारे प्लाज्मा में जुड़ते हैं, हमारे शरीर के ऑर्गेन्स में जुड़ते हैं, सेल्स में जुड़ते हैं, हमारे हड्डियों में जुड़ जाते हैं, बोन मैरो में जुड़ जाते हैं, मसल्स में जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एनाबॉलिज्म। खाना खा के खाने को जो तोड़ने का प्रोसेस है उसको कैटाबॉलिज्म, और जो खाना टूट चुका है जिससे न्यूट्रिएंट्स तैयार हुए हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के सप्त धातु में जुड़ गए, उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। जब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म बैलेंस हो जाए तो हमारा मेटाबॉलिज्म तैयार होता है। और अगर मेटाबॉलिज्म बैलेंस ना हो, एक्टिव ना हो, तो आप बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। जैसे ओबेसिटी की शिकायत हो सकती है, आप मोटे हो सकते हैं बहुत ज्यादा, फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है, डायबिटीज की शिकायत हो सकती है, गठिया की शिकायत हो सकती है, खाली मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। और इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हमने ऐड करा है त्रिफला और साथ में त्रिकटु। ये त्रिफला और त्रिकटु का क्या काम है? तो ये त्रिफला और त्रिकटु बेसिकली हमारे पाचन क्रिया को, हमारे पाचन तंत्र को, माने डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फायर है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं या फिर जठरग्नि कहते हैं, जठरग्नि को एक्टिव करता है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने ऐड करा हुआ है गुगुल और पुनर्नवा। ये गुगुल और पुनर्नवा का क्या काम है? तो देखिए, पुनर्नवा बेसिकली हमारे पाचन तंत्र का जो सबसे मुख्य हिस्सा है, जिसको हम लिवर कहते हैं, लिवर के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। ठीक है, लिवर का अपना मेटाबॉलिज्म चल रहा है जिसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, जो कि हम पुनर्नवा से करेंगे। और गुगुल का क्या रोल है? ये फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है। माने जिनके शरीर में चर्बी पहले से मौजूद है ना, उस चर्बी को तोड़ के, गला के, उस चर्बी से जो ऊर्जा तैयार हो रहा है हमारे शरीर में, उसको फैट मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि गूगल के माध्यम से हम करते हैं। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन ये 2-3 एग्जांपल अभी हमने लिए हैं। तो मेटाडॉक जो सिरप है, इसका डोज हमें कितना रखना है, इस पे एक बार हम फोकस कर लेते हैं। देखिए, इसका डोज आप 15 से 20 ml तक रख सकते हैं। खाना खाने के बाद 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। ठीक है, 15 से 20 ml खाना खाने के बाद 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, दिन में 2 बार लें। कितने समय तक लेंगे? तो कम से कम 2 से ढाई महीने लगातार लें। क्लियर? अगर आप वेट लॉस पे फोकस कर रहे हैं, माने आपको वजन घटाना है स्पेशली, तो जो ओबियोडॉक हमने देखा था तीसरे सेशन में, आपने ओबियोडॉक के साथ साथ आप मेटाडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिव फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लिम डॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3-4 प्रोडक्ट है जो वेट लॉस में बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और खाने पीने में जो परहेज हमने ओबियोडॉक में देखा था, वो सेम परहेज हम मेटाडॉक में भी देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, पानी के साथ लेना है। ठीक है, शुगर वाले को दे सकते हैं क्या? देखिए, अगर शुगर है और वजन बढ़ा हुआ है तो भी आप दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा, उल्टा फायदा करेगा ये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम शिलाजीत के ऊपर। आज की हमारी ट्रेनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ये रहने वाला है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए जिसको लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, शिलाजीत के बारे में जब भी डिस्कशन होता है मार्केट में, कॉमन व्यक्तियों के साथ जब हम बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो आम जनता है, तो बहुत सारे लोग डिस्कशन करने से भी परहेज करते हैं। बोलते हैं सर, शिलाजीत के बारे में तो हमें बात नहीं करना चाहिए, फैमिली में तो हम बात नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते हैं कि शिलाजीत एक ऐसी आयुर्वेदिक चीज है जो कि खाली सेक्सुअल डिसऑर्डर में लेना चाहिए, जबकि ये सभी गलत मिथ है। कुछ लोग तो मानते हैं कि शिलाजीत खाली पुरुषों को देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत मिथ है। शिलाजीत एक ऐसी आयुर्वेदिक रसायन है जो महिला और पुरुष दोनों के स्वास्थ्य को बेहतर करता है।
शिलाजीत के ऊपर हजारों रिसर्च हो चुके हैं और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि शिलाजीत ने अपने हर रिसर्च में खुद को प्रूव कराया, खुद को साबित कराया। अब शिलाजीत के बारे में प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा गया था कि ये आयुर्वेदा की सबसे ज़्यादा कारगर रसायन साबित हुई और मॉडर्न साइंस भी कहता है कि आयुर्वेदा में अगर कोई सबसे पोटेंट, सबसे इम्पोर्टेंट आयुर्वेदिक रसायन है, जो लगभग हर एक बीमारियों में काम आती है, तो वो है शिलाजीत। शिलाजीत के और भी बहुत सारे गुण हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले कुछ डेटा एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आईसीएमआर ने 2023 में बताया था कि भारत में हर 3 में से 1 एडल्ट को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है। यानी कि भारत में हर 3 में से 1 एडल्ट का जो ओजस है, वो कहीं न कहीं कोलैप्स हो चुका है, जिसकी वजह से इंसान मानसिक और शारीरिक तौर पे हमेशा थका हुआ महसूस करता है। इसके बाद से दूसरे डेटा में बताया जा रहा है कि भारत में 70% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, जो रात को मानसिक तनाव की वजह से ठीक से सो नहीं पाते। माने स्लीप साइकिल खराब हो गया है और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। डब्ल्यूएचओ का एक डेटा कहता है कि दुनिया में हर 6 में से एक ऐसा कपल है जिसको फर्टिलिटी की शिकायत हो रही है, माने इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल डिसऑर्डर की दिक्कत हो चुकी है। अब कपल में महिला भी है, पुरुष भी है। तो हर 6 में से एक ऐसा कपल है जिसको इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो रही है। ये पूरी दुनिया की समस्या बन गई है। एक डेटा में बताया गया कि भारत के वैसे पुरुष जिनकी उम्र 35 साल, 40 साल के आसपास पहुंच गई है, वैसे पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल 1% से घट रहा है। 1% से अगर टेस्टोस्टेरोन घटना शुरू हो जाए तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आ सकती है, लो स्पर्म काउंट की समस्या आ सकती है, स्पर्म की क्वालिटी खराब हो सकती है। बहुत सारी दूसरी बीमारियों का गढ़ हमारा बॉडी बन सकता है इसकी वजह से। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स अभी हमने देखे हैं, क्या इनका सॉल्यूशन, क्या इनका समाधान शिलाजीत के पास है? द आंसर इज यस, बिल्कुल है। शिलाजीत में बहुत सारे कंपाउंड हैं जो यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो कैसे काम करेगा उसके बारे में भी जानते हैं एक बार हम। देखिए शिलाजीत के बारे में चरक संहिता में लिखा गया है कि दुनिया में ऐसी कोई क्यूरेबल डिजीज नहीं है जिसका इलाज शिलाजीत से ना किया जाता हो। माने हर एक क्यूरेबल डिजीज का इलाज जो है वो शिलाजीत के साथ संभव है। सुश्रुत संहिता में लिखा गया है कि अगर हम शिलाजीत का इस्तेमाल थोड़ा लंबे समय तक करते हैं तो हम हमारे शरीर के लॉन्जिविटी को बढ़ा सकते हैं। माने हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं बिना किसी बीमारियों के। आपने देखा होगा ना कुछ लोग हिमालय पे रहते हैं, शिलाजीत का भी इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदा का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं और उम्र हो जाती है उनकी 90 साल, 95 साल, लेकिन कोई भी बीमारी नहीं रहती। माने बीमारी के बिना वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो शिलाजीत के अंदर वो आपको पोटेंसी मिलती है जो कि हमारे शरीर के लॉन्जिविटी को बढ़ा देती है। माने अब हम भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं बिना किसी बीमारी के। ऐसा सुश्रुत संहिता में लिखा गया है। शिलाजीत एक ऐसी आयुर्वेदिक रसायन है जो हमारे शरीर के त्रिदोष माने वात, पित्त और कफ को अकेले बैलेंस कर सकती है। अब मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहता है, माने आज का विज्ञान क्या कह रहा है, इस पे एक बार हम ध्यान देते हैं। ये बीपी शुगर जो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसको भी मैं लास्ट में प्लीज कवर कर दूंगा। अभी एक बार हम इसके इंग्रेडिएंट्स के साइंटिफिक वैलिडेशन को पहले देख लेते हैं, ठीक है? फिर बीपी वाले को देना है नहीं देना है ये मैं लास्ट में अभी बता दूंगा आपको। देखिए शिलाजीत के अंदर है ना फिल्विक एसिड की मात्रा होती है। 80 से भी ज़्यादा ट्रेस मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के एटीपी यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देते हैं। तो जब हमारे बॉडी का एनर्जी मॉलिक्यूल बढ़ता है, तो हमारा जो शरीर है ना वो कभी थकता नहीं है। माने थकान नहीं होती, फटीग की समस्या नहीं आती बेसिकली। फिर जितने भी एथलीट्स हैं ना, जो रनिंग करते हैं या जो मैराथन के रनर हैं, आज की डेट में बहुत सारे मैराथन के रनर अपने डाइट में प्रतिदिन 3 ग्राम के आसपास शिलाजीत ले रहे हैं। अब ये शिलाजीत अगर प्रतिदिन वो मैराथन वाले रनर लेते हैं तो इसका फायदा क्या होता है? देखिए जब हम शिलाजीत डेली लेना शुरू करते हैं ना, तो शिलाजीत के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे बॉडी के VO2 को बढ़ा देते हैं। कुछ लोग पूछते हैं सर ये VO2 मैक्स करना क्या होता है? माने अब हमारा शरीर
ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना सीख जाएगा। अगर आपका बॉडी ज्यादा संख्या में ऑक्सीजन इस्तेमाल करना सीख जाता है तो आपका एंड्योरेंस लेवल बढ़ेगा, और जो सांस फूलने की समस्या आती थी, जो लो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हमारे बॉडी में हो जाती थी, वो सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। माने अब हमारा शरीर बहुत अच्छा एंड्योरेंस को मेंटेन करता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे बॉडी में ना जलन बहुत ज्यादा रहती है, हम एक्सरसाइज कर लें, फिजिकल एक्टिविटी करें, बॉडी का जो जलन है वो कम नहीं होता। तो देखिए, बॉडी की जलन को अगर कम करना है ना, तो लैक्टिक एसिड के प्रभाव को कम करना पड़ेगा। और जब हम शिलाजीत लेते हैं तो शिलाजीत हमारे शरीर के लैक्टिक एसिड के प्रभाव को कम कर देती है। माने इससे हमारे बॉडी का जो जलन है ना वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा रहा है, स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करता है, स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जो महिलाएं बच्चे को कंसीव नहीं कर पाती, बेबी कंसीव नहीं कर पाती, उनके एग्स को मैच्योर करने में शिलाजीत बहुत ज्यादा हेल्प करता है। माने ये पुरुष और महिला दोनों के सेक्सुअल डिसऑर्डर में काम आ रहा है, दोनों के फर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है। तो ये महिला का भी प्रोडक्ट है, पुरुष का भी प्रोडक्ट है। इसके बाद ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, माने हमारे दिमाग की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है। इसके अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज होने से बचा रहा है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे दिमाग के स्वेलिंग को, हमारी किडनी की स्वेलिंग को, हमारे लिवर की स्वेलिंग को, हमारे आर्टरीज की स्वेलिंग को कम करता है। माने सूजन की समस्या रखी है शरीर के अंदर, उसको ये कम करेगा। सॉरी, इसके अंदर आपको योग वाही इफेक्ट भी मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे योग वाही इफेक्ट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अभी हमने नीम कैप्सूल खाया, ठीक है, मैंने नीम कैप्सूल खा लिया और साथ में मैंने 1 ग्राम शिलाजीत ले लिया। अब शिलाजीत शरीर के अंदर जाके उस नीम के प्रभाव को बढ़ा देगा, तो उस नीम का फायदा अब मेरा बॉडी ज्यादा उठा पाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए मैंने विटामिन B12 कैप्सूल खाया, साथ में शिलाजीत ले लिया, अब शिलाजीत विटामिन B12 के प्रभाव को बॉडी में बढ़ा देगा ताकि विटामिन B12 का फायदा हमारा बॉडी ज्यादा उठा पाए। माने ये दूसरे जड़ी बूटियों के प्रभाव को भी बढ़ा देता है। इसको योग वाही इफेक्ट कहते हैं। इतनी सारी बेनिफिट्स हमको खाली एक सिंगल इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट से मिलता है। इस्तेमाल कैसे करेंगे इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर कैप्सूल के फॉर्म में आप दे रहे हैं ना, ठीक है ना, तो आप एक एक कैप्सूल ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दें। अगर कैप्सूल के फॉर्म में दे रहे हैं तो एक कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद, एक कैप्सूल डिनर के बाद। लेकिन अगर रेजिन के फॉर्म में दे रहे हैं, तो रेजिन के फॉर्म में अगर देते हैं तो 1 ग्राम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर पिए, और 1 ग्राम रात को डिनर के बाद गुनगुने दूध में मिलाकर पीना है। गुनगुना पानी 1 कप के आसपास होना चाहिए और गुनगुना दूध 1 गिलास के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अगर दूध पसंद नहीं आता है तो रात को भी पानी में मिलाकर पी सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं सर ये 1 ग्राम होता कितना है, कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हम मापेंगे उसको। तो जब आप शिलाजीत लेकर आओगे अपने फ्रेंचाइजी पे, तो इसके साथ हम एक छोटा सा चम्मच भी देते हैं, उसी चम्मच से 1 चम्मच नाप लेना है, खाली वो 1 ग्राम के आसपास ही आएगा, ठीक है। तो प्रतिदिन एडल्ट को कितना देना है, दिन में 2 ग्राम, 1 ग्राम मॉर्निंग, 1 ग्राम शाम को। अब शिलाजीत कब नहीं देना चाहिए, ये भी एक सवाल है, इस पे भी बात कर लेते हैं। महिला को ये प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देंगे, फीडिंग के दौरान नहीं देंगे और पीरियड्स के दौरान नहीं देंगे, 3 समय नहीं देना है, ठीक है। और जनरली जब हमें बुखार की समस्या होती है, जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उस वक्त कुछ दिनों तक, माने 4-5 दिनों तक शिलाजीत को रोक दें, ठीक है, बुखार में भी नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद से हाँ सर, गर्मी में दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, लेकिन जब बुखार में शरीर का टेम्परेचर बहुत बढ़ता है ना, उस वक्त रोक दें। बाकी जनरल गर्मी है लेकिन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, उस वक्त ले सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं करेगा। अब शिलाजीत क्या हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को देना है, सवाल आ रहा था, लगातार लोग पूछ रहे थे। तो यस, हाई बीपी में दे सकते हैं आप लोग, हाई बीपी में देंगे, लो बीपी में नहीं देंगे। जिनका ब्लड प्रेशर घटा हुआ रहता है, स्लो रहता है, धीमा हो जाता है, उनको हम नहीं देंगे, ठीक है। हाई बीपी में दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन लो बीपी में नहीं देंगे, इस चीज का ध्यान रखें। और इसका फायदा देखना है तो कम से कम 3 महीने का प्रोटोकॉल बनाएंगे कि 90 दिनों तक मुझे प्रोडक्ट लगातार लेके चलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके,
अब बात करेंगे हम बॉडी को डिटॉक्स करने वाले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है व्हीट ग्रास। देखिए आज की डेट में है ना, ज्यादा पॉल्यूशन में रहने के कारण, खराब खान पान के कारण हम सभी की बॉडी के अंदर, माने शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है। और जब टॉक्सिन्स का लोड हमारे बॉडी पे बढ़ता है, तो हमारे बॉडी का जो पीएच है, जिसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, ये डिस्टर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से हम बार बार बीमार पड़ते हैं। अब आयुर्वेदा का कहना है कि देखिए, अगर हमें किसी भी बीमारी से बचना है, किसी भी बीमारी से लड़ना है, किसी भी बीमारी को खत्म करना है, तो पहले अपने शरीर को अंदर से साफ करना होगा। इसको हम शोधन क्रिया कहते हैं, द फर्स्ट डिटॉक्स थेरेपी। शोधन क्रिया के लिए अगर कोई आप सिंगल यूज प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, कोई सिंगल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, तो प्रोडक्ट आपके सामने है, जिसका नाम है व्हीट ग्रास। ये व्हीट ग्रास बेसिकली हमारे बॉडी को अंदर से साफ करता है। कैसे साफ करता है? तो देखिए, जब हम व्हीट ग्रास लेते हैं ना, तो व्हीट ग्रास हमारे शरीर के अंदर जाके जितनी भी गंदगी है, उनको एक जगह इकट्ठा करके शरीर के 3 रास्तों से बाहर निकाल देता है। स्टूल के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से और पसीने के रास्ते से। माने हमारा बॉडी खुद को साफ कर लेता है 3 तरीकों से। ठीक है, व्हीट ग्रास की मदद के बाद। इसके बाद से व्हीट ग्रास को जापान में और साउथ कोरिया के कुछ रीजन में ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। ग्रीन ब्लड इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्हीट ग्रास हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन को भी बैलेंस करता है। अभी मैं लास्ट में हीमोडॉक बताऊंगा। हीमोडॉक के साथ साथ आप व्हीट ग्रास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खून को बढ़ाने में भी ये प्रोडक्ट मदद करेगा। ठीक है, तो अगर आप हीमोडॉक लेते हैं तो हीमोडॉक के साथ व्हीट ग्रास का भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। प्लस व्हीट ग्रास को एंटी कैंसर इंग्रेडिएंट भी कहा जाता है। शिलाजीत की तासीर तो गर्म होती है, लेकिन इतनी भी गर्म नहीं है कि हम गर्मी में इसको रोक दें। कम मात्रा में लेंगे, 1 ग्राम मॉर्निंग में लेंगे, 1 ग्राम शाम में लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ज्यादा मात्रा में लेते हैं तब प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सुमन जी, राज सुमन जी, आप शिलाजीत का इस्तेमाल गर्मियों में कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम व्हीट ग्रास पे फोकस कर रहे हैं। तो व्हीट ग्रास को एंटी कैंसर इंग्रेडिएंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्हीट ग्रास के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है, जो कि कैंसर वाले सेल्स को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। एक रिसर्च में बताया गया था कि कीमोथेरेपी के दौरान अगर हम व्हीट ग्रास का सेवन कर लें, तो कीमोथेरेपी में जो हमारे बॉडी को नुकसान होता है, जो साइड इफेक्ट होता है, या जो हमारा बॉडी कमजोर हो जाता है ना, वहां पे भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो व्हीट ग्रास कैंसर वाले पेशेंट को भी हम दे सकते हैं, अगर कीमोथेरेपी चल रहा है उसके दौरान भी हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब यूज करने का तरीका क्या होता है? तो देखिए, इसको ना मोस्टली सुबह खाली पेट लेना चाहिए। खाली पेट अगर लेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। तो सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें 1 छोटा चम्मच व्हीट ग्रास को अच्छे से घोल लें, और पानी ठंडा होने से पहले पिए। ये नियम लगा लें कि पानी ठंडा होने से पहले शरीर में चला जाए। ठीक है, सुबह सुबह खाली पेट पिएंगे, और व्हीट ग्रास पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। ठीक है, जैसे हम एलोवेरा में एलोवेरा लेने के 1 घंटे के बाद तक कुछ नहीं खाते, तो सेम प्रोसेस हम व्हीट ग्रास में भी फॉलो करेंगे। ठीक है, और कितने समय तक? तो कम से कम 2 महीना प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, और ये सभी को लेना चाहिए, मैं किसी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। तो व्हीट ग्रास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा। ठीक है, ये हम सभी का प्रोडक्ट होने वाला है। चलिए, अब बात करेंगे कीमोडॉक पे, जो कि आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक है, ये सेशन हमारा छोटा था। आज का हमारा आखिरी प्रोडक्ट हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, जिसका नाम है हीमोडॉक। तो हीमोडॉक बेसिकली हमारे शरीर के रक्त धातु को मजबूत करता है। माने हमारे बॉडी का अगर रक्त धातु कमजोर हो जाए, तो हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन कम होने लगते हैं, आयरन कम होने लगता है, और हमें एनीमिया की शिकायत हो जाती है, माने खून की कमी आ जाती है हमारे शरीर में। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया था कि भारत में 57% महिला और 67% से ज्यादा बच्चों के शरीर में एनीमिया की शिकायत पाई गई थी, आज से 5 साल पहले। माने भारत के बहुत सारी महिला और बहुत सारे बच्चों के अंदर खून की कमी है, जिसकी वजह से वो महिला, वो बच्चे अक्सर बीमार होते हैं। बहुत सारी दूसरी समस्या हो जाती है, जैसे हाई बीपी की समस्या हो जाती है, कभी कभी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, टिश्यूज की क्वालिटी खराब हो जाती है, ब्रेन में ब्लड की कमी हो जाती है, तो इंसान ठीक से सो नहीं पाता, इंसोमिया की समस्या हो जाती है, और भी बहुत सारी बीमारियां। तो
आयुर्वेदा कहता है कि अगर हमें खून को बढ़ाना है तो रक्त धातु को मजबूत करना होगा, और रक्त धातु को मजबूत करने के लिए हीमोग्लोबिन को बढ़ाना होगा और आयरन को बैलेंस करना होगा। तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए और आयरन को बैलेंस करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट का निर्माण कराया है। तो ये कैसे काम करता है? देखिए, हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, पहले मैं वो बता देता हूँ। हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारे खून के अंदर बैठा हुआ एक ट्रांसपोर्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे उसका काम क्या है? मान लीजिए जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है और वो ऑक्सीजन हमारे खून में बैठ जाता है। हमने सांस लिया, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गया और ऑक्सीजन कहाँ बैठ गया? खून में बैठ गया। अब हमारे खून में एक ट्रांसपोर्टर मौजूद है, जिस ट्रांसपोर्टर का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? खून से ऑक्सीजन को उठाकर शरीर के पूरे सेल्स तक पहुंचाना, माने पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाना। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन अगर फ्लो नहीं करता है बॉडी में तो बहुत सारी तकलीफ हो सकती है। दैट्स वाई हीमोग्लोबिन को बढ़ाना यहाँ पे बहुत जरूरी है, और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए हमने द्रक्षा का इस्तेमाल करा है। पाइथोमेड ने 2019 में बताया था कि द्रक्षा एक ऐसी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है जो कुदरती तौर पे हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ा देती है। और हीमोग्लोबिन को बढ़ा लिया, लेकिन उसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, जिसके लिए विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है। तो विटामिन सी हमें आंवला से मिलता है और हमने आंवला भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है। ठीक है, फिर हमने ऐड करा हुआ है मंडूर भस्म और लौह भस्म। द्रक्षा से तो हमने हीमोग्लोबिन बढ़ा दिया, लेकिन मंडूर भस्म और लौह भस्म से हम हमारे शरीर के आयरन को मजबूत करते हैं, जो कि हमारे रक्त धातु का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आयरन बेसिकली करता क्या है, तो इसको आप आसान शब्दों में समझे, ये हमारे खून को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, माने हमारे ब्लड को प्रोटेक्ट करता है आयरन। तो हमने वो भी ऐड कर दिया। अब किसी को भी अगर खून की कमी होती है, उनको आप हीमोडॉक का जो इस्तेमाल है वो करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं 3 प्रोडक्ट और बताऊंगा जो आप इसके साथ नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पहले हीमोडॉक का डोज कितना होता है वो लिखेंगे। इसका डोज रहेगा 5 से 10 ml बच्चों में। अगर बच्चे की उम्र 8 साल, 10 साल, 12 साल है तो 5 से 10 ml के आसपास रखेंगे। जितना हीमोग्लोबिन कम होता है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार। अगर एडल्ट को हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं तो 20 से 30 ml तक आप नोट डाउन कीजिए, गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार। ठीक है, अब इसके साथ और कौन कौन से प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे, तो देखिए इसके साथ है ना, हम लोग अलग से व्हीट ग्रास ले सकते हैं। सुबह सुबह व्हीट ग्रास अगर आप ले रहे हैं बहुत अच्छा काम करेगा। फिर रात को सोने से पहले आप अलग से एक आयरन टैबलेट भी ले सकते हैं। अगर आयरन की कमी बहुत ज्यादा हुई है तो अलग से एक आयरन टैबलेट भी लिखिए, और साथ में एक विटामिन B12 कैप्सूल, ये कंपलसरी है, ये जरूर लेना है। देखिए हमारे शरीर में आयरन को पचाने के लिए ना विटामिन B12 का होना बहुत जरूरी है, तो वो भी हमें रात को लेना है, हमेशा एक टैबलेट रात को सोने से पहले। और भारत में 70% से ज्यादा एडल्ट में विटामिन B12 की कमी देखी गई थी। दैट्स वाई विटामिन B12 तो हमेशा लेना है। ठीक है, 3 महीना का डोज लिखेंगे। 3 महीना के अंदर माने 90 दिनों के अंदर ये जो प्रोडक्ट का जो सीक्वेंस है ना उसको बंद करते हैं। माने ये प्रोडक्ट का साइकिल मात्र 3 महीने का रहेगा, क्योंकि हमें चीजों को बहुत नहीं बढ़ाना है, बैलेंस करना है। ठीक है, प्रेगनेंसी में देना है कि नहीं देना है, तो देखिए स्टार्टिंग के प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक बार AWL कनेक्ट पे जाके आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर आपको एक स्पेसिफिक डोज आपके बॉडी के टाइप से बताएगा। ठीक है, तो डॉक्टर से एक बार बात करना बहुत जरूरी है, तब प्रेगनेंसी में हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और खाने पीने में अगर आपको पालक वगैरह अभी बाई चांस मिल जाता है तो पालक खा सकते हैं, गाजर मिले तो गाजर खा लीजिए, अनार मिलता है, चुकंदर मिलता है, वो जरूर लें। आंवला मिलता है तो एक आंवला प्रतिदिन जरूर लेना। ठीक है, पानी पीना है, और साथ के साथ धूप में 15-20 मिनट तक वॉक जरूर करें। ठीक है, धूप में एक तो आप वॉक करोगे तो विटामिन डी आपको बॉडी में मिल जाएगा, दूसरा क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। तो सर्कुलेट कराने के लिए भी वॉकिंग बहुत जरूरी है धूप में जाकर। ठीक है, सुबह सुबह ये नियम जरूर लगाएंगे। तो चलिए ये हमारा चौथा सेशन था, माने फाइनल सेशन का फाइनल प्रोडक्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। और हमारा जो 4 दिन का
आयुर्वेदा का जो भी सेशन था वो आज फाइनली कंप्लीट हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने चारों दिनों तक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था। बहुत सारे लोगों को तो अब मैं चेहरे से जानता हूँ, नाम भले मैं भूल जाऊँगा लेकिन चेहरा मैं बिल्कुल नहीं भूलता हूँ, तो मैं चेहरे से आपको पहचान लूँगा और आप लोग हमेशा आते हैं, हमेशा चीज़ों को लिखते हैं, बिल्कुल समय से जुड़ते हैं और इंटरैक्ट करते रहते हैं। मानिए चैट में आप सवाल-जवाब करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, मैं सच में एक ऐसी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, जो टीम सच में सीखना चाहती है, सच में आगे बढ़ना चाहती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन और यूँ ही सीखते रहेंगे हम सभी मिलके और आगे बढ़ते रहेंगे, आयुर्वेदा का प्रचार-प्रसार करते रहेंगे और लोगों के जीवन को और बेहतर बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।